Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. If you Good remember, in morning, the sir. last, good morning, good morning. In the last class, we started discussing about marketing environment. और marketing environment का क्या मतलब है? The set of forces that will affect the marketing activities, right? Marketing activities will be influenced by number of forces, and they together constitute the environment. Marketing environment comprises of डिफरेंट फोर्सेस, और इन फोर्सेस को हम लोगों ने दो क्लास में बांटा था. अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में वी divided these two different forces into macro and micro environment. Macro environment and micro environment. और याद रखिएगा, इस कॉन्टेक्स्ट में जहां आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये माइक्रो इन्वायरमेंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा. एक तो इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है. ये इसको बात को जरा ध्यान से समझिएगा. देखिएगा, मोस्ट ऑफ द बुक्स में व्हेन दे रेफर टू बिजनेस इन्वायरमेंट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट होता है माइक्रो इन्वायरमेंट. ये अंतर बहुत क्लियर होना चाहिए. नॉर्मली माइक्रो इन्वायरमेंट इज एनवायरमेंट दैट सराउंड्स द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का ऐसे फोर्सेज हैं which are very closely related to the business organization, जैसे suppliers, distribution channel, whatever. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है. यहाँ मार्केटिंग इन्वायरमेंट की बात जब हो रही है तो पहला इन्वायरमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मार्केटिंग के बाहर क्या हो सकता है? द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मे बी द टॉप मैनेजमेंट. ये सारी जो फोर्सेज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर नहीं है. माइंड इट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो फोर्सेज हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर सारे फोर्सेज के बारे में हमें कंसिडर करना होता है. When we refer to the marketing environment, we refer to all sets of environment, all sets of forces that surrounds the marketing department. मार्केटिंग डिपार्टमेंट को किसने सराउंड किया हुआ है? कौन सारे फोर्सेज? तो पहला फोर्सेज आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही मिलने वाला है. ये बात एकदम क्लियर रहनी चाहिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट का. एंड इंटरनल इन्वायरमेंट which is under the control of the market business organization and which is a part of the business organization. वो environment जो organization के अंदर है, marketing, that is called internal. और हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था इंटरनल, याद है? the different departments. make sure कि आप हमेशा रेफर करें लास्ट क्लास को and you come prepared for the class. यूं ही without preparation के ना, you will not be able to relate with the previous discussion and what we are discussing. To make sure कि whenever you attend my class, आप you just go through the last class. क्या हुआ था last class में, so that you can understand it better. Last class में हम लोगों ने रेट किया था the different elements of market internal environment, different elements of internal environment. और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, yes, and we discussed that internal environment comprised of top management. लिखा है ना? और सबका क्या रोल होता है? हाँ, yes सत्यम? Yes, sir. So we discussed all these the different elements of the internal environment. और इंटरनल प्लस इमीडिएट बनेगा माइक्रो इन्वायरमेंट. याद रखिएगा, इंटरनल इन्वायरमेंट में जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टॉप मैनेजमेंट. और टॉप मैनेजमेंट क्या करता है?
It sets the corporate plan. पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बनाता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. जो टॉप मैनेजमेंट है, इट डेवलप्स द प्लान फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और उसी से हम लोग डिराइव करते हैं मार्केटिंग प्लान. ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है उसी से हम लोग मार्केटिंग का प्लान को डिराइव करेंगे. तो टॉप मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. You cannot decide the marketing plan if you do not have an idea about the corporate plan. Corporate का मतलब क्या है? Any company, joint stock company होती है ना, उसको हम लोग corporate बोलते हैं because it is incorporated in the register of the registrar. It has got an artificial personality. So वो एक corporate है. तो corporate का overall planning होगा, और उससे उसके लाइट में हम लोग डेवलप करेंगे मार्केटिंग प्लान. सेकेंड वाज फाइनेंस. अब सारे डिपार्टमेंट चले आएंगे. जितने भी सारे डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किए हुए हैं वो मार्केटिंग से कनेक्ट होगा. गेटिंग इट? जैसे फाइनेंस, फाइनेंस डिपार्टमेंट विल सैंक्शन द फंड्स फॉर द मार्केटिंग प्लान्स. फाइनेंस डिपार्टमेंट ही फंड सैंक्शन करेगा. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई ऑब्जेक्शन करे, you are not going to get enough fund which is required for marketing activities. How will you carry out your ad campaign? Yeah, how will you set up warehouses at the strategic locations? तो वहाँ आपको फंड चाहिए होगा. You require fund and finance department will provide the funds. ठीक है? Next was R&D. R&D का क्या मतलब है? R&D department will help you design the product. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फीडबैक पर R&D ऊपर गए. R&D डिपार्टमेंट विल डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट. जैसा मार्केट चाहेगा वैसे प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करना होगा. ठीक है? थर्ड, नेक्स्ट वाज परचेजिंग डिपार्टमेंट. परचेजिंग डिपार्टमेंट का क्या काम है? प्रोक्योर करेगा. जो सप्लाईज हैं, मटेरियल्स हैं, जो इनपुट्स हैं, वो आपको अरेंज करना, मिनिमम प्राइस पर वो अवेलेबल करवाएं. ठीक है? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए. अगर सप्लाईज का प्राइस कॉस्ट कम होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. सो वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द सप्लाईज, एट व्हाट कॉस्ट it is coming our way. The purchase department will make arrangement for the supplies and materials which are required for the manufacture of the products or service. ठीक है? The next is production department, and production department is concerned with the manufacturing of the finished goods. ठीक है? The production department will be concerned about making the finished products at the minimum possible cost. तो कैसे बनाना है finished products को? ये production department का काम है. So production department is concerned with the manufacturing. ये लिखा होगा शायद क्लास में. Manufacturing the desired quality and quantity of the products within the stipulated cost. इतने कॉस्ट में, इस इतने क्वांटिटी में और इस क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, यही जिम्मेदारी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. ठीक है? एंड द लास्ट वन दैट वी डिस्कस वाज अकाउंटिंग. एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना होगा ताकि वह रेफरेंस की तरह यूज किया जा सके कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए. And mind it, all the departments will have to think together. All the departments will have to work together. सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे. ठीक है? क्योंकि नहीं तो फिर you will not be able to get the results done. ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर चुका है. We already have discussed all this. Now next one, suppliers. Suppliers कौन? जो आपको
मटेरियल्स एंड सप्लाईज ऑफर करने वाले हैं। जो भी इनपुट चाहिए होगा वो आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लिखिएगा, सप्लायर्स प्रोवाइड द रिसोर्सेज, suppliers provide the resources to produce the product. कितना चाहिए, what supplies are required, the quantity, quality, time and cost. ये हमेशा रखिएगा। लिखिएगा a special reference to the quality, quantity, time and cost will have to be considered. क्या क्वालिटी सप्लाई चाहिए आपको, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, कब चाहिए और कितने कॉस्ट पर आप एक्सेप्ट करने वाले हैं। एंड हाउ मेनी सप्लायर्स आर टू बी कंसिडर्ड। हो सकता है एक समय में you may consider a number of suppliers or you have very few suppliers. So how many suppliers are you going to entertain? How many different suppliers are you going to entertain? कितने suppliers चाहिए आपको, वो कंसिडर करना होगा। क्या हम लोग बहुत सारे suppliers को कंसिडर करेंगे या कुछ suppliers को कंसिडर करेंगे बस, या एक को करेंगे, whatever. This is a decision that is to be made. So how many suppliers do you have got? उस हिसाब से आपका उसका असर पड़ेगा मार्केटिंग एक्टिविटीज पे। थर्ड इज मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कौन होता है? Who are said to be intermediaries? Yes, anybody? Who do you call intermediary? Middleman. Middleman, very good. Middleman जो है मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर्स के बीच में आने वाले सारे जो मिडिलमैन है, जो बीच में आने वाले, इसलिए उसका नाम भी मिडिलमैन है। वेल सेड। तो ये जो मिडिलमैन है, इनका काम क्या होता है? दे आर, अच्छा हम लोग क्यों बर्दाश्त करें? ये जो मिडिलमैन बीच में आ रहे हैं, हम ही लोगों ने इनको लाया हुआ है। सो व्हाई डू वी हैव मिडिलमैन इन बिटवीन? व्हाई? क्योंकि मिडिलमैन के आने से आपका कॉस्ट बढ़ने वाला है। सो व्हाई डू वी टॉलरेट मिडिलमैन? To execute the task properly. Do the task properly. Well said. But the middlemen are required because they will be playing a very important role in the promotion, distribution and the selling of their products. They are going to contribute a number of functions. हम लोग इसको discuss करेंगे in due course. They are going to carry out a number of functions, and that too in a cost effective manner. अगर ये सारे function हम लोग खुद करने लगे, it will incur too much of cost, और उतना सही तरीके से होगा भी नहीं। They are the specialist. This is their job. So कॉस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाला है। ये सही बात है, कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रिटर्न अगर मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? If you have to invest say 10 rupees and you are getting back 100, why not? So याद रखिएगा मिडिलमैन। अच्छा, ये मिडिलमैन होते कौन कौन है, लिख लीजिएगा। These middlemen include A, reseller। रीसेलर कौन? जो खरीदेगा बेचने के लिए। Any reseller? Yes, Ankesh, any reseller that comes to your mind? कौन है reseller? किसको बोलते हैं reseller हम लोग? Wholesaler, retailer. Wholesalers. Yeah, you said it right. Retailers. All they are resellers. क्योंकि ये पहले खरीदेंगे। They are called the merchant middlemen. ये खरीदेंगे और फिर इसको बेचेंगे। So they are resellers, rightly said. Sir, exporters.
एक्सपोर्टर्स तो जैसे मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट है, इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सपोर्ट इट टू द इंटरनेशनल मार्केट, आप रीसेलर तो नहीं हैं, आप तो प्रोड्यूसर ही हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी एक्सपोर्ट हाउस को बेच देते हैं अपना मर्केंडाइज, ये एक्सपोर्ट हाउस आपसे खरीद कर फिर बेचता हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो फिर रीसेलिंग हो रहा है? नहीं। Yes, sir. राइट। नेक्स्ट इज योर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स। फिजिकल, सेकंड लिखना, चाहे बी लिख लेना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स, वो लोग जो प्रोडक्ट के मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। मार्केटिंग का काम होता है शुरू फिनिश प्रोडक्ट से, उसके पीछे हमारा कोई रोल नहीं होता है। फिनिश प्रोडक्ट जब बन चुका, उसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ से मार्केटिंग विल टेक ओवर। कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाले। वंस द प्रोडक्ट इज फिनिश्ड, अब देखिए दो इंपॉर्टेंट, अच्छा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मूवमेंट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द मार्केट। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। एक, वेयर हाउसेस, कहाँ कहाँ किस किस लोकेशंस पर वेयर हाउस सेटअप करना होगा, या लीज पे लेना होगा, या रेंट पे लेना होगा, जैसे भी आप करें। अब हर एक बार प्रोडक्ट पुणे से पटना नहीं आएगा, पटना में भी उनका डिपो होगा और वहीं से डिस्पैच करेंगे। So at what strategic locations you are going to set up the warehouse? This is very important. तो warehouse एक लिख लीजिएगा और दूसरा लिखिएगा ट्रांसपोर्टेशन, कैसे मूव करेगा प्रोडक्ट्स, हाउ द प्रोडक्ट विल मूव। ठीक है, हाउ द प्रोडक्ट विल मूव। अब देयर आर ऑल्टरनेटिव मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और मे बी अच्छा क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एनीबॉडी जल्दी? What are the different modes for transportation of the finished products into the market? All the four products, full transportation. Transport means waterways, roadways, railways, and airways. Very good, very good. इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं, and that is called pipeline. Pipeline है ना, पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। Well said, very well said, विवेक, keep it up. तो आपको कॉस्ट कटिंग करना होगा। कैन वी कट डाउन द कॉस्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन? ट्रांसपोर्टेशन पर कॉस्ट कटिंग का बहुत एम्पल ऑफ स्कोप होता है। इसलिए आप देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़िएगा, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हो सकता है हम लोग 2-3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कंसिडर करें फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेम मर्केंडाइज, पिगी बैग, फिशी बैग। तो आपको यहाँ पर डिजाइन करना होगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नेटवर्क, which could ensure the timely dispatch and delivery, or which could also ensure the cost cutting। दोनों, मुझे समय पर पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हम लोग आउट ऑफ शॉर्ट ऑफ मार्केट हो जाए, शॉर्ट ऑफ सप्लाई हो जाए, तो वो हम परहैप्स बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। और फिर कम से कम कॉस्ट पर हम लोग अगर वहां पहुंच सकें, तो डिस्ट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट इज मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज। मार्केटिंग थर्ड लिखेगा, मार्केट, ये सब इंटरमीडियरीज हैं। मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज जैसे मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी, ये सब कुछ स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करेंगे विच विल हेल्प द प्रोडक्ट सेल। मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी विल प्रोवाइड विथ इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग रिसर्च एजेंसी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, जिसके बेसिस पर आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। सो रिसर्च एजेंसीज, लाइकवाइज एड एजेंसीज, वो एड डेवलप करेंगी। नहीं, मीडिया आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टोरीज कवर करेंगी। नहीं, मार्केटिंग कंसल्टिंग, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाली हैं। व्हाट सर्विसेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं, दैट विल हेल्प यू इन making the product available, giving you a piece of advice that you should follow. So different sort of agencies that will, इनका नाम होता है facilitator।
ये फैसिलिटेट करते हैं, आप मार्केट में अपनी पहुंच बना सकें और होल्ड सक्सेसफुल रहे। So they will facilitate, they will support. ये लोग आपके प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेंगे, ना बेचेंगे। Mind it. Neither they will buy your products, nor they will sell your products. इनका काम है केवल इंश्योर करना कि आपका प्रोडक्ट सेल हो सके। तो they will be playing a supportive role. इनका काम सपोर्ट करने का होता है। The next is financial. Financial services, D लिखिएगा। जैसे बैंक या क्रेडिट कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी, they will ensure the finance of your projects. अब जैसे आपको टर्म लोन्स लेना है, तो these financial institutions could be considered, ठीक है। And then the next is customers. Customers भी जो है वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। और ये जो सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, सप्लायर से लेकर अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये है इमीडिएट मार्केट का एलिमेंट। इंटरनल मार्केट छोड़कर बाकी जितना भी अभी डिस्कशन होगा वो होगा इमीडिएट मार्केट का, और दोनों मार्केट मिलके बनाएगा माइक्रो इन्वायरमेंट। याद है ना, माइक्रो इन्वायरमेंट इज इक्वल टू इमीडिएट प्लस इंटरनल। ये दोनों कंपोनेंट जब मिलेगा, इंटरनल इन्वायरमेंट प्लस इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो बनेगा माइक्रो इन्वायरमेंट। याद रखिएगा। तो जैसे कस्टमर कौन हो सकता है? मे बी कंज्यूमर, मे बी इंडस्ट्रियल हाउसेज, मे बी रिसेलर्स, सब कस्टमर हैं। कस्टमर कौन होता है? हु बाइज द प्रोडक्ट। अब बाइज करने के पीछे इंटेंशन क्या, यूज करना है, तो वो कंज्यूमर बन गया। बाय करके क्या है, अनदर प्रोडक्ट डेवलप करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो इंडस्ट्रियल हाउस हो गया। प्रोडक्ट खरीद के कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, तो इंस्टीट्यूशन बन गए। अलग अलग नाम हो जाएगा, लेकिन ये सारे जो हैं वो प्रोडक्ट खरीदने वाले ही हैं। रीसेलर खरीद कर बेचना है एज इट इज, रीसेलर को उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। माइंड इट, रीसेलर जिस हालत में प्रोडक्ट को खरीदेगा वैसा ही प्रोडक्ट को बेचेगा। लेकिन इंडस्ट्रियल हाउस खरीदेगा कुछ, उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाएगा कुछ और फिनिश प्रोडक्ट्स और उसको बेचेगा। ठीक है। और इंटरनेशनल मार्केट, अगर अपने कंट्री से बाहर निकलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, तो इंटरनेशनल मार्केट हो गया। तो अलग अलग मार्केट आपको मिलने वाला है। So they all comprise of different customers. याद रखिएगा, customers are to be considered as one of the forces, and in fact the most important force. You have to understand the customers pretty well. कस्टमर अगर आप समझ गए ना, तो फिर आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव होगा और फिर आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। The next is competitors. Competitors कौन? Obviously जो हमारे लिए बिजनेस के लिए थ्रेट हैं, and you have to consider the size and market position in the industry. जो कॉम्पिटिटर होता है ना, एक तो एकदम ब्रांड से compete करता है नेक टू नेक, फिर प्रोडक्ट कैटेगरी से भी compete करता है। इसका इनफैक्ट हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप मार्केट को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि मार्केट डिवाइडेड है 4 अलग अलग पार्ट में। थिंक ऑफ एनी मार्केट, यू विल फाइंड एक होगा वहां मार्केट लीडर। लीडर कौन? वो जो डोमिनेट करेगा मार्केट को, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा होगा, दे आर द मार्केट लीडर। नेक्स्ट जो होगा नंबर 2, दे विल बी कॉल्ड चैलेंजर। ये नंबर 2 पोजीशन पर होंगे और बहुत एग्रेसिव होंगे, क्योंकि इनको चाहिए नंबर 1 पोजीशन, और इस पोजीशन को हासिल करने के लिए दे आर मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू द लीडर। लीडर थोड़ा कॉशियस हो जाएगा, क्योंकि उसको अपना पोजीशन बचाना होता है, नहीं तो उसने अगर कोई गलती करी वो स्लिप कर जाएगा नंबर 2 पोजीशन पर बहुत आसानी से।
लेकिन अगर नंबर 2 स्लिप करेगा तो उसको कोई खतरा नहीं है, वो नंबर 2 का 2 ही पर बना रहेगा। वो चैलेंजर डज नॉट हैव गॉट एनीथिंग टू लूज। अगर वो गलतियां भी करें ना तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन अगर लीडर गलतियां करें तो वो अपना लीडरशिप पोजीशन खो सकता है। और तीसरा होता है फॉलोअर्स, जो बाकी हैं जो फॉलो करते हैं, उनसे आपको कोई थ्रेट नहीं होता है, वो आपको रोल मॉडल मानकर वो जैसा प्रैक्टिस आप करते हैं उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। इनका कुछ अपना दिमाग होता नहीं है, इतना रिसोर्सफुल वो होते नहीं है, कोई बहुत फार साइटेड कंपनीज नहीं है, ये ऑर्डिनरी कंपनीज हैं जो बस आपको कॉपी करती हैं। एंड द लास्ट इज निशर, NICHER। ये निशर कौन? ये बहुत नैरो सेगमेंट ऑफ द मार्केट को अटेंड करती है, बहुत छोटा सा सेगमेंट। इट अटेंड्स अ वेरी नैरो सेगमेंट ऑफ द मार्केट। सेगमेंटेशन जब पढ़िएगा ना तो ये सब आएगा फिर सामने। They attend a very narrow segment of the market and they offer them a special combination of benefit। इनके लिए ही बनाते हैं केवल प्रोडक्ट और इनको स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफर करते हैं फॉर अ प्रीमियम प्राइस। बहुत ज्यादा प्राइस भी चार्ज करेंगे बिकॉज दिस कस्टमर्स आर विलिंग टू पे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है विच ऑफर्स एक्स्ट्रा लार्ज साइज, जो बहुत ही ओबीज टाइप के लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवरवेट होते हैं, केवल उन्हीं को ही, उनके लिए ही बनाती है अलग अलग डिजाइन के गारमेंट्स एंड फॉर लेडीज ओनली। तो कितना नैरो हो गया। एक तो केवल लेडीज, उसमें भी ओवर साइज, XSL XXL से भी जो ऊपर है, हम ओबीज हैं, इन्हीं के लिए ड्रेस डिजाइनिंग करती हैं। तो ऐसी बहुत कंपनी नहीं है, बहुत छोटी सी कंपनी और बहुत DC Motors। CT Motors, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इनका जो कस्टमर बेस है ना वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन दे are willing to pay a premium price provided you offer them the special combination of benefit that they would appreciate। Well said। तो आप देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेयर, लेकिन इसमें लीडर बहुत इंटरेस्टेड नहीं होता है। लीडर को लगता है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा इस पर, और वो छोटा सा सेगमेंट को लीडर अटेंड करना भी नहीं चाहता है। तो ये सेगमेंट जो है ना अनअटेंडेड रह जाता है। दिस सेगमेंट रिमेन्स अनअटेंडेड। इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग, and they try to attend to their special need। And the last one is publics। publics कौन? तो लिखेगा groups that have actual or potential interest, groups that have actual or potential interest in or impact on the organization। impact on the organization। देखिए क्या है, ये इंटरेस्ट ग्रुप है जिनका इंटरेस्ट आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। they all together will constitute the publics, and mind the word, it is publics not public, क्योंकि अलग अलग पब्लिक से आपको यहाँ कनेक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल पब्लिक, बैंक का इंटरेस्ट आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कैसे? बैंक विल बी एबल टू generate the interest whenever you go for long term loans। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन करते हैं बैंक, तो बैंक आपसे जुड़े हुए हैं, और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया आपके मार्केटिंग से कैसे जुड़ा हुआ है? मीडिया जो है, मीडिया विल राइट स्टोरीज अबाउट योर प्रोडक्ट्स, जिसको बोलते हैं पब्लिसिटी। आप मीडिया में स्पेस खरीद कर अपना मैसेज वहां इम्प्लांट कर दें, वो है एडवर्टाइजिंग। Advertising is a paid form of communication। You have to pay to the media so that they carry the story।
और बिना पेमेंट का मीडिया जो कवर करती हैं आपके स्टोरीज, उसको बोलते हैं पब्लिसिटी। तो मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, चाहे पेड हो या अनपेड हो। यू कैन नॉट डू अवे विथ मीडिया। बिना मीडिया के आप नहीं बहुत सक्सीड कर पाते हैं। सो वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द रोल ऑफ द मीडिया बिकॉज दे विल पुश योर बिजनेस टू अ हायर लेवल। तो मीडिया से आप कनेक्ट हैं और मीडिया में रहना चाहते हैं। मीडिया शुड कवर स्टोरीज रिलेटिंग टू द मार्केट ऑफ आवर्स। हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा राइटअप दें, तो मीडिया से आपसे कनेक्ट होना ही होगा। थर्ड इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ पब्लिक। गवर्नमेंट का क्या काम? बिकॉज द गवर्नमेंट विल डेवलप द रेगुलेशंस। इसलिए देखिएगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का लॉबी होता है। लॉबीज जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है उनके फेवर में पॉलिसीज डेवलप करने के लिए। सो डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेज हैव गॉट लॉबीज और ये मिलकर एग्जर्ट करती हैं प्रेशर गवर्नमेंट पर कि उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लिए जाएं। So government is concerned with regulating the business. Therefore, you are very much related to government policies. Next is citizen action. Citizen action, they will question the decisions. As a marketer, whatever you have decided, they will question. अगर वो society के interest में नहीं हो, if it is affecting the interest of the local people, yeah, whatever, environment, ecology, they will question. जैसे there are a number of such NGOs जो कि आपको रखते हैं स्कैनर पर, आप बिहेव। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक में पेस्टिसाइड है, इसका सबसे पहला पता चला इन्हीं ग्रुप से। सुनीता नारायण, perhaps you might have heard of her. She came with a report. Her NGO come up with a report कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड का जो कंटेंट है वो ज्यादा था, and it was affecting the health of the people, and circulation went down like anything. So citizen action. Third is local public कौन? जो आपके बिजनेस के नेबरहुड में है, चारों तरफ जो लोग हैं, they will constitute the local public. जनरल पब्लिक कौन? जनरल जो ओपिनियन लीडर्स हैं, ये आपके कस्टमर नहीं भी हैं, हो भी सकते हैं, ये कोई कंडीशन है नहीं। लोकल जो जनरल पब्लिक है आपके बारे में क्या सोचता है, दे माइट नॉट बी योर कस्टमर्स इवन। सो जनरल होता है ना, पब्लिक ओपिनियन का ख्याल रखना पड़ता है आपको, तो वो वही जनरल पब्लिक है। एंड दे आर द वन हु आर वेरी इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग द ओपिनियन। देयरफॉर ओपिनियन लीडर्स आर अ पार्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एंड लास्टली इंटरनल पब्लिक कौन? आपके जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पब्लिक इंटरनल जो होता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा होता है, आपके सेल्स पर्सन ही होते हैं, अदर एम्प्लॉइज भी होते हैं, जो whoever who are a part of the organization including the board को भी इसमें हम लोग शामिल करते हैं। So they all together constitute the internal public. So please do remember, because that concludes our discussion on micro environment. Micro environment, when we refer to micro environment, what comes to our mind? कि ऐसे forces हैं जो बहुत closely related हैं marketing department से. These forces are very closely related to the marketing department and affects its ability to serve the customers. मार्केटिंग डिपार्टमेंट की एबिलिटी को ये अफेक्ट करने वाले हैं, बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। क्योंकि जो नेक्स्ट इन्वायरमेंट होगा वो मैक्रो इन्वायरमेंट होने वाला है, जो बहुत ब्रॉड इन्वायरमेंट होगा, जो बहुत जनरलाइज फोर्सेस होंगे, ये बहुत ही पर्टिकुलर हैं, बहुत वेल डिफाइंड हैं, जिनका डायरेक्ट रोल पड़ने वाला है आपके बिजनेस पर, आपके सप्लायर का, आपके मार्केटिंग इंटरमीडियरीज का, सबका डायरेक्ट रोल आपके कैपेबिलिटी पर पड़ने वाला है एज अ मार्केटर। इफ दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव, यू कैन नॉट बी अ गुड मार्केटर, यू मे नॉट बी वेरी इफेक्टिव मार्केटर। तो आपका नेटवर्क क्या है? ये वही नेटवर्क है
इंटरनल से लेकर इमीडिएट इन्वायरमेंट तक, वहां तक का जो आपने एक नेटवर्क बनाया है, सप्लायर, मे बी जो भी मीडिया, मे बी द फाइनेंसर्स, whosoever, so they together constitute the, और यहाँ अलग अलग लोग हैं, कुछ तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जिस पर आपका कंट्रोल हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं जिस पर आपका कंट्रोल होगा ही नहीं, but they will have an effect on the business of your organization, and you have to be very watchful. You cannot take them very lightly. So this is the different set of forces that constitute the microenvironment. In the next class, we will discuss about macro environment, the broader forces. Okay, thank you. Have a good day. Bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you so much. Thank you.